वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज। एम्प्लॉयमेंट लॉ के अंदर जो हमने एक्ट शुरू किया था वो था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। जब हमने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का पार्ट फर्स्ट पढ़ा था लेक्चर प्रीवियस के अंदर, तो हमने ये पढ़ा था कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो होता है उसकी मीनिंग ये है कि एनी डिस्प्यूट और डिफरेंस किसके बीच में, एम्प्लॉयर के बीच में और एम्प्लॉय के बीच में, जिसको हम वर्कमैन भी बोलते हैं, और एम्प्लॉयर के बीच में, वर्कमैन और वर्कमैन के बीच में। तो यदि आप इस तरीके की स्थिति देखते हैं कि कोई डिफरेंसेस या डिस्प्यूट होता है इनके बीच में, तो वो क्या कहलाता है, आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहलाता है। इससे पहले हमने समझा था कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से पहले कि इंडस्ट्री क्या है। जैसे यहाँ पे आप देखें, डिस्प्यूट तो हमने समझ लिया कि डिस्प्यूट किस किस के बीच में हो सकता है। हमने इंडस्ट्री भी समझा था कि इंडस्ट्री क्या होता है। तो हमने देखा था इंडस्ट्री मीन्स एनी सिस्टमेटिक एक्टिविटी कैरिड ऑन बाय कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉय एंड हिज वर्कमैन फॉर एम्प्लॉयर और हिज वर्कमैन फॉर प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। की इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री के अंदर हम ये देखते हैं कि एम्प्लॉयर अपने वर्कमैन की हेल्प से प्रोडक्शन या सप्लाई या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स या सर्विस जो कर रहा है, उसका पर्पज़ ये है विद व्यू टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स एंड नीड्स, की ह्यूमन की जो नीड्स वांट्स है उसको क्या सेटिस्फाइड करना। तो इंडस्ट्री जो ग्रुप ऑफ सिमिलर फर्म है उसको हम इंडस्ट्री बोलते हैं। और इंडस्ट्री से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स हैं उनको हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि डिस्प्यूट किस तरीके से होते हैं। और हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ये भी पढ़ा था कि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि जो डिस्प्यूट है एम्प्लॉयर वर्कमैन के बीच में, एम्प्लॉयर के बीच में, वर्कमैन के बीच में, तो इनका सेटलमेंट करना, इनका क्या करना, सेटलमेंट करना। और इसके अलावा हमने इससे पहले जो एक्ट पढ़ा था, आपको याद हो, ट्रेड यूनियन एक्ट, राइट, ट्रेड यूनियन एक्ट। तो वहाँ पे हमने देखा था रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन जो रहती है वो उसको राइट्स होता है इस तरीके के डिस्प्यूट जो हैं, इलीगल स्ट्राइक जो हैं, लॉकआउट वगैरह हैं, जो कलेक्टिव बार्गनिंग है, उन सब के रिगार्डिंग क्या करना, कंट्रोल करना, ठीक है ना। वो सब चीज़ें हमने पहले पढ़ ली हैं। तो अब हम इस लेक्चर के अंदर पार्ट सेकंड के अंदर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं उसको मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि जो अपना इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है उसके अंदर जो प्रेसिडिंग ऑफिसर है, प्रेसिडिंग ऑफिसर कौन होता है, जो लेबर कोर्ट का जो पर्सन होता है, ट्रिब्यूनल या नेशनल का जो पर्सन होता है। डिस्क्वालिफिकेशन क्या है उसके लिए, तो डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब ये है कि कौन सा पर्सन है, नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड टू कंटिन्यू इन ए ऑफिस ऑफ ए प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ ए लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और नेशनल इफ़ ही इज़ ए नॉट इंडिपेंडेंट पर्सन, कि यदि वो किसी के प्रभाव के अंदर है तो वो इंडिपेंडेंट पर्सन नहीं है, तो वो नहीं हो सकता। इसके अलावा ही हैज़ अटेन द एज ऑफ 65, कि यदि वो 65 की एज पर आ चुका है तो वो भी नहीं हो सकता। तो ये हमने डिस्क्वालिफिकेशन देखी। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे फीलिंग ऑफ वैकेंसी। जब डिस्क्वालिफिकेशन होगी तो आप समझ जाएंगे कि वहाँ पे वैकेंसी भी होगी, वैकेंसी को कैसे फिल किया जाएगा, तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि यदि कोई वैकेंसी होती है तो उसको कैसे फिल किया जाएगा। इफ़ फॉर एनी रीज़न वैकेंसी अदर दैन ए टेम्परेरी एब्सेंस ओक्योर इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ ए लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल। तो इस स्थिति में आप ये देखेंगे कि जो वैकेंसी है उसको कौन फिल करेगा। देन इन द केस ऑफ नेशनल ट्रिब्यूनल सेंट्रल गवर्नमेंट, की सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ठीक है ना, या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगी, ठीक है ना। तो यदि हम देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करे और वैकेंसी को क्या करे, फिल करे, ठीक है ना। और जो वैकेंसी फिल हो जाएगी उसके बाद जो आपका जो पर्सन है वो कंटिन्यू करेगा अपनी पोस्ट पर, ठीक है ना। फिर हम देखेंगे फाइनलिटी ऑफ ऑर्डर कंस्टिट्यूटिंग बोर्ड क्या होगा, ठीक है ना। नो ऑर्डर ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटिंग एनी पर्सन और चेयरमैन एनी मेंबर ऑफ बोर्ड और कोर्ट और एज मे बी प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल, नेशनल शैल बी कॉल्ड in a question in any manner. No act proceeding before the board shall be called question in any manner on ground merely of existence of any vacancy. यदि ऐसा होता है कि वैकेंसी के कारण इस तरीके का कोई जो डिसीजन है या फिर बोर्ड का जो प्रोसेस है वो रुका हुआ है, तो वैकेंसी के आते ही हमें क्या करना है, उस चीज़ को क्या करना है, पूरा करना है, ठीक है ना, ठीक है ना। और यदि उसके बाद भी यदि ऐसा नहीं हो रहा, नो सेटलमेंट अराइव्ड इन द कोर्स ऑफ कंसिलेशन प्रोसीडिंग शैल बी इनवैलिड बाय द रीजन ऑफ द फैक्ट। यदि उसके बाद भी वो नहीं होता तो वो जो टाइम पीरियड है उसके अंदर सेक्शन जो आपकी 13 और 12 जो है वो बताती है कि उस टाइम स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर हमें क्या करना है, उसको पूरा करना है, वो सेटलमेंट हमें क्या करना है, पूरा करना है। और उसके लिए हमें
परमिशन भी लेनी पड़ेगी। किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? वेयर द रिपोर्ट ऑफ एनी सेटलमेंट अराइव्ड इन द कोर्स ऑफ कंसलेशन प्रोसीडिंग बिफोर बोर्ड इज साइन बाय। अब उसकी परमिशन किससे लेनी पड़ेगी? हमें चेयरमैन से लेनी पड़ेगी, ऑल अदर मेंबर से लेनी पड़ेगी, कि जो हमने वैकेंसी फिल होने के बाद जो रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी थी, ठीक है ना, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हुई हैं या फिर नहीं हुई हैं, उसके बारे में वो अपनी जो है कंसेंट देंगे, ठीक है ना, साइन करेंगे, उसके बाद देंगे। फिर हम देखेंगे कि जो अपना पावर टू गवर्नमेंट क्या है। पावर टू गवर्नमेंट जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, वेयर द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज ए ओपिनियन दैट द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 9A ऑफ एनी क्लास ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट और एनी क्लास ऑफ वर्कमैन एम्प्लॉयड इन द इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट अफेक्ट द एम्प्लॉय रिलेशन। कि यदि ऐसा लगता है कि किसी इंडस्ट्री के जो वर्कमैन हैं या एम्प्लॉयर हैं, कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि एनी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट अफेक्ट द एम्प्लॉयर इन एनी रिलेशन देयर टू, कि ऐसा लगता है कि उससे इफेक्ट हुआ है, तो जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती है एक नोटिफिकेशन के द्वारा कि ऐसा जो हुआ है वास्तव में, यदि ऐसा हुआ था उसके रिगार्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा। जो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है और जो वहाँ के वर्कमैन हैं उनके साथ हमें देखना है कि वो जो कंडीशन स्पेसिफाइड थी वो उन्होंने पूरी क्यों नहीं की, उसके बारे में पूछा जाएगा। तो जो पावर है स्टेट गवर्नमेंट को पावर है कि वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से जो स्पेसिफाइड कंडीशन है वो पूरी क्यों नहीं की जा रही, उसके बारे में पूछा जाएगा। फिर हम देखेंगे जो अपना चैप्टर 3 है, इसके अंदर रेफरेंस टू डिस्प्यूट टू द बोर्ड एंड कोर्ट और ट्रिब्यूनल। रेफरेंस टू डिस्प्यूट, जब हम बोर्ड और ट्रिब्यूनल की बात जब हम करेंगे तो हम ये देखेंगे वेयर द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज द ओपिनियन दैट द एनी डिस्प्यूट एग्जिस्ट और एन अहेडेड में बी एट ए टाइम बाय ऑर्डरिंग इन राइटिंग। कि यदि आप कोई, जैसे मैंने आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जब मैं आपको समझाऊंगा स्ट्राइक लॉकआउट में आपको समझाऊंगा, तो उसके अंदर मैं आपको यही समझाऊंगा कि जो भी हम इस तरीके की कोई एक्टिविटी करने जा रहे हैं तो उसकी हमें प्रीवियर नोटिस देना है एम्प्लॉयर को, और एम्प्लॉयर नोटिस के बाद भी नोटिस का जवाब नहीं देता, ठीक, तो स्ट्राइक लॉकआउट जो ले ऑफ जो आप हम करना जा रहे हैं या क्लोजर ऑफ इंडस्ट्री हम करना जा रहे हैं, तो वो आपकी जो प्रैक्टिस है वो आपने पहले इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो अनफेयर नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आपने पहले इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है ना। तो वेयर द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज ओपिनियन दैट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एग्जिस्ट इज अहेड इट मे बी टाइम बाय ऑर्डर इन राइटिंग, तो पहले उसको रिटर्न में चीज़ देनी होगी। यदि वो रिटर्न में देते हैं तो रेफर टू द डिस्प्यूट, कि डिस्प्यूट को देखा जाएगा और कोशिश की जाएगी कि उसको क्या किया जाए, सोल्व किया जाए, ठीक है ना। रेफर एनी मैटर अपीयर टू बी कनेक्टेड विद द रिलीवेंट डिस्प्यूट, तो हमें ये देखना है कि इस तरीके की प्रॉब्लम जो है वास्तव में ऐसी प्रॉब्लम है तो हमें उस पर इंक्वायरी करनी होगी, और उस इंक्वायरी के बेस पर हम ये देखेंगे रेफर टू द डिस्प्यूट एनी मैटर अपीयरिंग इन द कनेक्टेड विद रिलीवेंट टू द डिस्प्यूट इट रिलेट टू एनी अदर स्पेसिफाइड शेड्यूल लेबर कोड फॉर द, हम पहले देखेंगे कि इस तरीके का यदि मैटर है, इस तरीके की बात है, तो उसको लेबर कोड तक क्या आगे प्रोसीड्स किया जाएगा। अब ये मैटर किसका हो जाएगा, लेबर कोड का ये मैटर हो जाएगा। अब लेबर कोड क्या करेगा, उस चीज़ को इंस्पेक्ट करेगा कि वास्तव में इस तरीके की एक्टिविटी चल रही है या फिर ऐसी एक्टिविटी जो है हुई है, तो उसके बारे में वो अपनी रिपोर्ट देगा कि हाँ वास्तव में ऐसी एक्टिविटी हुई है। तो वहाँ पे आप जब आप लेक्चर पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप यही देखेंगे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, स्ट्राइक क्या होता है, लॉकआउट क्या होता है, ले ऑफ कैसे होता है, क्या रीज़न होते हैं, तो उन सारी प्रोसेस को वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमें यही समझना है कि जो डिस्प्यूट है, यदि वो डिस्प्यूट अराइज हुआ है, ठीक है ना, वो डिस्प्यूट है तो उसके रिगार्डिंग हम इंस्पेक्शन करके अपनी रिपोर्ट जो है वो देंगे। फिर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो रहेगी, ठीक है ना, वो उस डिस्प्यूट के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको देखेगी और उसके बाद वो डिसीजन लेगी कि डिस्प्यूट जो था वो डिस्प्यूट एम्प्लॉय के कारण से था या एम्प्लॉयर की गलती के कारण था, तो उन डिस्प्यूट्स के बेसिस पर वो क्या करेगी, फर्दर आगे की प्रोसेस जो करेगी डिसाइड करेगी। फिर वो जो रिलेटेड पार्टी हैं उनको बुलाया जाएगा, वेयर द पार्टीज टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ठीक है ना, उनको बुलाया जाएगा और उनको ये बोला जाएगा कि आप अपना अपना पक्ष रखें, ठीक है, वो अपना पक्ष रखेंगे, प्रिस्क्राइब्ड मैनर में रखेंगे, ठीक है ना। और उसके बेस पर जो आपका बोर्ड है या जो आपका लेबर कोर्ट जो है, ट्रिब्यूनल जो है, नेशनल ट्रिब्यूनल है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है, यदि उनको लगता है कि उन्होंने उनके पक्ष से सेटिस्फाइड हैं और यदि मेजॉरिटी ऑफ जो आप देखें मोस्ट ऑफ
जो अपना डिसीजन दे रहे हैं उनके फेवर में दे रहे हैं, तो हम वो चीज़ देखेंगे कि वास्तव में वो चीज़ फेवरेबल है या फिर नहीं है, उसके बाद फाइनल डिसीजन होगा। तो इस लेक्चर के अंदर हमने यही पढ़ा है कि जो डिस्प्यूट स्ट्राइक्स वगैरह जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे गवर्नमेंट्स को राइट्स हैं, और इसके अलावा कभी कभी आप ये देखें कि जो प्रेसिडिंग ऑफिसर है लेबर कोर्ट का, ट्रिब्यूनल का, नेशनल ट्रिब्यूनल का, तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है। तो क्या कारण रहते हैं डिस्क्वालिफिकेशंस के, जैसे वो इंडिपेंडेंट नहीं होता तब वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा, एट द एज ऑफ 65 वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। तो उसको हम फिल कैसे करेंगे, इन सब चीज़ों को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।